वो सबको एक बेकार, कमजोर और बेचारा लड़का लगता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी किस्मत उसे एक ऐसी ताकत देगी जो उसे सबसे खतरनाक फाइटर बना देगी, सिर्फ एक वजह के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए। वोंग एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, चाइना का, ना ज्यादा दोस्त वाला, ना ही कोई खास पर्सनैलिटी, लेकिन उसके दिल में एक छुपी हुई चिंगारी है, उसके बचपन का प्यार याओ। याओ उसके क्लास की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की है, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और हर किसी की ड्रीम गर्ल। वोंग ने कभी हिम्मत नहीं की अपने दिल की बात बोलने की, उसे लगता था कि वो याओ के लायक है ही नहीं। लेकिन एक रात जब कॉलेज के फ्रेंड्स एक साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे होते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। याओ एक डेयर में कन्फेस करती है कि वो वांग को पसंद करती है। वांग तो जैसे हवा में उड़ने लगता है, उसे लगता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी है, पर खुशियां ज्यादा देर तक टिकती कहाँ है। याओ के एक और एडमायरर को जो को ये बात पता चल जाती है, जो एक गुंडा है जिसके पास भी बहुत ही पावर और पैसा, एटीट्यूड सब कुछ है। उसे गुस्सा आ जाता है कि याओ जैसे लड़की ने वांग जैसे लूजर को कैसे पसंद कर लिया। गुस्से में वोंग को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है, जो अपने गुंडों के साथ वोंग को घेर लेता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे मारना शुरू कर देता है। वांग कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ मार खाता रहता है। याओ को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, जो उसे वीडियो कॉल करके दिखाता है वांग के साथ क्या कर रहे हो। याओ रोती है, चिल्लाती है, प्लीज उसे छोड़ दो, ये गलत है। लेकिन जो बोलता है कि अगर ये खुद बोले कि ये तुझे पसंद नहीं करेगा तभी मैं रुकूंगा। मार लगातार बढ़ती रहती है, वोंग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, लेकिन उसका दिल, उसका प्यार कभी भी नहीं टूटता। आखिर में वो गुस्से से उड़ता है और एक गुंडे को जोर से हार्ट बट करता है और बिना सोचे समझे नदी में कूद जाता है। सब बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, जो घबरा जाता है, मेरा तो सिर्फ दिखावा करना था, अगर ये मर गया तो मुझे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अब मैं क्या करूं। वो अपने लोगों को भेजता है वोंग को ढूंढने के लिए, लेकिन वोंग तो शांत पानी में डूब रहा होता है। वो कुछ भी नहीं कह रहा होता है, बस यादें आती रहती है। उसका दिमाग उस दिन पर चला जाता है जब उसने पहली बार याओ को देखा होता है, स्कूल के पहले दिन। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सिर्फ याओ ही थी जिसने कि उसके साथ इंसान जैसा बर्ताव किया। उस पल उसे लगा था कि शायद से दुनिया में कोई है जो कि उसे समझ सकता है। तभी से उसके दिल में याओ के लिए जगह बन गई थी। अब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी सब कुछ अजीब हो जाता है। उसकी नजर एक पानी के अंदर चमत्कार क्यूब पर पड़ती है। वांग उस क्यूब की तरफ हाथ बढ़ाता है, जैसे ही वो उस क्यूब को छूता है, क्यूब एकदम से उसके अंदर समा जाता है। अब सब कुछ गोल गोल घूमने लगता है। वांग को लगता है कि जैसे कोई उसे स्पेस के बीच खींच रहा हो, वक्त और जगह से परे लेकर जा रहा हो। आंखें खुलती है तो वो एक अजीब से ट्रांसपेरेंट रूम में होता है, जहाँ से दूर दूर तक सिर्फ तारे ही दिखाई दे रहे होते हैं। वो घबरा जाता है, समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, स्वागत है मास्टर। वो आवाज बताती है कि ये क्यूब एक एशियंट पावर है जो सिर्फ किसी खास व्यक्ति के अंदर ही एक्टिवेट होती है, और वोंग वो व्यक्ति बन चुका है। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाए, वो एक पल में दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है, इस बार सीधा नदी के ऊपर आसमान में। वो चिल्लाता है मैं गिर जाऊंगा, लेकिन उसे गिरने नहीं दिया जाता। नीचे देखता है जू और उसके घोड़े उसे ढूंढ रहे होते हैं। फिर एक और ब्लिंक और वो सीधा अपने क्लासरूम में आता है। क्यूब की आवाज फिर से आती है, तुम अभी तक अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम रैंडम जगहों पर टेलीपोर्ट हो जा रहे हो। वोंग अभी तक कंफ्यूज था, लेकिन एक बात तो पक्की है, अब वो वही कमजोर लड़का नहीं रहा। वोंग का दिमाग घूम रहा था। तभी क्यूब ने उसे वार्न किया कि कोई उसके रूम के पास आ रहा है। ये सुनते ही वोंग तुरंत वहाँ से गायब हो गया और सीधा अपने फ्लैट में टेलीपोर्ट कर गया, बिना किसी को दिखाए। थोड़ा शांत होने के बाद उसने एक रिलैक्सिंग शावर लिया, पर जैसे ही निकलता है याओ का फोन आता है। उसकी आवाज में घबराहट थी। जब से उसने वोंग को नदी में गिरते हुए देखा था, वो काफी से डिस्टर्ब हो गई थी। वोंग ने उसे समझाया कि वो तैरकर दूसरी तरफ चला गया था, सिर्फ जॉन को कंफ्यूज करने के लिए। याओ ने कहा कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, और वोंग ने कहा कि अब वो थोड़ा ठीक फील कर रहा है, और बिना ज्यादा कुछ कहे कॉल को कट कर देता है। उसने याओ को सिर्फ इतना ही कहा, थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके बाद वोंग बेड पर जाकर छिप गया, सोचने लगा कि याओ उसकी कभी उस बात पर यकीन नहीं करेगी जो कुछ उसके साथ आज हुआ। पर वैसे भी वो नहीं चाहता था कि याओ किसी भी तरह से खतरनाक चीजों में फंसे, इसलिए उसने सब कुछ अपने तक रखने का फैसला किया। तभी क्यूब ने फिर से उसे बात करने लगा, क्योंकि अब वोंग शांत था। वो इधर उधर देखने लगा, कंफ्यूज था कि आवाज कहाँ से आ रही है, पर आवाज उसके अंदर से ही आ रही थी। और अचानक क्यूब ने उसे खुद अंदर से खींच लिया। वोंग एक बार फिर से उसी अजीब से स्पेस में घूम रहा था। क्यूब ने उसे बताया कि वो हैरी क्यूब का मास्टर है। ये क्यूब है अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम, जो कि उसे एक अल्टीमेट वॉरियर बना सकता है। वोंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, पर उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसने रूम के दरवाजों को ऑब्जर्व किया और क्यूब से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? उस मोमेंट पर वो हवा में उड़ने लगा। क्यूब ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी सिर्फ इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तुम तो दुनिया के किंग बनना चाहते हो ना। एक पल के लिए वो क्लाउड्स के ऊपर था और अगले सेकंड अपने रूफटॉप के ऊपर होवर कर रहा था। डर के मारे उसके तो होश ही उड़ गए थे, लगा था कि अब गिरा, लेकिन क्यूब ने उसे सेफली नीचे लैंड करवा दिया। फिर क्यूब ने उसे बताया कि टेलीपोर्ट करने में ज्यादा एनर्जी यूज हो गई है, इसलिए अब 1 मिनट का कूल डाउन लगेगा। वोंग ने पूछा, मैं कैसे सीखूं कि एग्जैक्टली किस जगह पर टेलीपोर्ट करना है? तब क्यूब ने उसकी दूसरी स्पेशल एबिलिटी के बारे में बताया, एक सुपर सेंस जो कि नॉर्मल सेंस से काफी ज्यादा
पावरफुल होती है। वोंग ने जैसे ही इस एबिलिटी को एक्टिवेट किया, उसके दिमाग ने हर चीज का एहसास होने लगा। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई और वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ गया। फिर से वो स्पेस वाले रूम में था। क्यूब ने कहा, नूब होने के बावजूद भी तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। वोंग ने मुस्कुराया था ही कि अचानक से उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और वो हिचकिचाते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने रूम में था और क्यूब उसके पास पड़ा था। वोंग घबरा गया और बोला, तुम बाहर कैसे आ गए? क्यूब ने कामली जवाब दिया, इमरजेंसी थी, तुम्हारी एनर्जी बचानी थी, मैं जरूरत पड़ने पर अपने आप बाहर आ सकता हूँ। वोंग को ये सब काफी कूल लगा। उसने सोचा, चलो थोड़ा और जानते हैं इस क्यूब के बारे में जिसने मुझे इतनी शक्ति दी है। इंटरनेट पर सर्च करने लगा पर कुछ भी नहीं मिला, ना हीरोई क्यूब के बारे में और ना ही अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम का कोई जानकारी। क्यूब भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। वांग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ, पर तभी उसके फोन पर याओ का मैसेज आया, लंच के लिए इनवाइट किए। उसका चेहरा खिल उठा, पर फिर उसने जॉन और उसके गुंडों को याद किया। वांग ने मन ही मन में कसम खाई थी कि उन दोनों को फिर से अपने और याओ के पीछे नहीं पड़ने देगा। उसने क्यूब से पूछा कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है ताकि इतनी जल्दी बेहोश ना हो जाए। क्यूब ने बताया कि वो अपनी पावर लेवल मिलनस जेम से एनर्जी से एब्जॉर्ब करके अपग्रेड कर सकता है, जिससे कि सिस्टम के नए फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। वोंग एक्साइटेड हो गया, पर फिर उसे याद आया कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। उसने क्यूब से पूछा, क्या मैं सड़क के किनारे पड़े हुए स्टोन्स को भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी तो मिनरल्स होते हैं। क्यूब ने समझाया कि हर स्टोन थोड़ी सी एनर्जी देगा, पर अगर वो जल्दी ग्रो करना चाहता है तो उसे स्पेशल जेम्स चाहिए होंगे। क्यूब ने उसका अपार्टमेंट स्कैन करना शुरू किया और उसने एक क्रिस्टल शोकेस में और उसकी माँ के साइनाथिक डायमंड रिंग के बारे में बताया, पर वोंग ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसके माँ बाप उन चीजों को बहुत ही कीमत देते हैं। क्यूब ने फिर कहा कि स्टोन में से कोई एनर्जी नहीं, पर नीचे गार्डन में एक और जेम स्टोन मिला जो कि उसकी मदद कर सकता है। वोंग तुरंत तैयार हो गया जेम स्टोन ढूंढने के लिए और टेलीपोर्ट करके गार्डन में आ गया। फिर से क्यूब से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्यूब ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा दुनिया का किंग बनने के लिए। वोंग ने सीधा जवाब दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ याओ को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। क्यूब ने कहा, दुनिया तुम जितनी सिंपल नहीं है, अगर तुम लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अनबीटेबल बनना पड़ेगा। पर वोंग ने बोला, बस सब बकवास बंद करो और मुझे जेम स्टोन का लोकेशन बताओ। क्यूब ने कहा, अपनी सुपर सेंस का इस्तेमाल करो। वोंग ने अपनी नई एबिलिटी से आसपास का एहसास करना शुरू किया और एक पेड़ के आसपास जेम लोकेट कर लिया। वो तुरंत वहाँ पर गया और जेम स्टोन को खोद कर निकाल लिया। क्यूब ने कहा कि अब स्पेस रूम वापस जाओ, वहीं पर मेरा असली रूप है और वहाँ इस जेम को फीड करो। वोंग तुरंत टेलीपोर्ट करके स्पेस रूम में आ गया। जेम स्टोन को वॉल में इंसर्ट किया। अचानक रूम की दीवारों में से एनर्जी निकलने लगी। वोंग के अंदर एनर्जी तेजी से बढ़ने लगी। क्यूब ने बताया क्योंकि जेम लो लेवल का था, उसकी स्ट्रेंथ 2 पॉइंट्स और इंडोरेंस 1 पॉइंट से बढ़ गई है। क्यूब ने बताया कि अगर वोंग बेटर जेम स्टोन यूज करेगा तो वो कल से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वोंग थक कर उठा कल की एक्साइटमेंट के बाद। फिर उसे याद आया कि वो क्लास के लिए लेट हो गया। अब वो भाग कर निकल पड़ा। क्लास में जाकर देखा याओ उससे गुस्सा है क्योंकि उसने उसका कॉल बीच में ही कट कर दिया था। उसके दोस्त मजाक में ही कहते हैं कि चलो अब रूम ले लो, पर तभी जॉन और उसके गुंड्स वहाँ पर आ जाते हैं। याओ डर गई, पर वोंग ने उससे वादा किया कि अब सब कुछ वो संभालेगा और उसका हैंडल करने का ये मतलब था कि वो अपनी किताबों के पीछे छुप गया, उम्मीद करता हुआ कि जॉन उसे ना ढूंढ पाए। फिर भी उसने क्यूब से पूछा कि अगर सिचुएशन बिगड़ गई तो वो क्या लड़ सकता है। क्यूब ने यकीन दिलाया कि जॉन और उसकी गुंड्स की पावर लेवल सिर्फ 5 है, जबकि वोंग की लेवल 22 है। तब जॉन वोंग को ढूंढने लगा, पर याओ अचानक से खड़ी हुई और बोला, छोड़ो हमें। जॉन एक्टिंग करता है कि वो बुरा नहीं है और कहता है याओ को कि वो वोंग के लिए नहीं बोलती क्योंकि वोंग एक लूजर है। अपने लिए एक औरत चाहिए उसे जो कि उसका शील्ड बन सके। याओ गुस्से में कहती है कि मेरे आदमी का नाम अपनी जुबान से दूर रख। तब वोंग खड़ा होता है, कहता है कि जॉन सही था, अब उसे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। वो जॉन को भागने के लिए कहता है, पर जॉन उसका कॉलर पकड़ लेता है लड़ने के लिए। वोंग आसानी से उसे हरा देता है और कहता है कि अगर वो पीछे हट जाए तो उसे कुछ भी नहीं होगा। जॉन वोंग की ताकत को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी प्रोफेसर क्लास में आकर सभी को अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है। जॉन कहता है कि वो शाम को बास्केटबॉल कोर्ट में आकर मिलेंगे अगर वोंग नहीं चाहते कि याओ इस लड़ाई में फंसे। वोंग इस बात को चैलेंज समझ जाता है और टाइम पर बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंच जाता है, पर जॉन के साथ आज वहां पर कई लोग भी थे। क्यूब कोर्ट को स्कैन करता है और बताता है कि वोंग के जीतने की चांस सिर्फ 20% है। वोंग घबरा जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ये नंबर बहुत ही ज्यादा होगा। जॉन अपने लोगों को दरवाजे बंद करने का हुक्म देता है और वोंग से कहता है कि अगर वो कल के लिए माफी मांगे और वादा करे कि याओ को दोबारा नहीं देखेगा तो उसे माफ कर देगा। वोंग हंसी लेता है, कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मशहूर गैंगस्टर इतना डरपोक होगा कि उसको लड़ने के लिए पूरा सोकर टीम चाहिए होगा। एक लड़का जो गुस्से में आता है क्योंकि वो दिमाग से खेल रहा है, पर वो जानता है कि अगर वो पीछे हटता है तो अपने लोगों का रिस्पेक्ट खोएगा। खुशकिस्मती से गैंग का सबसे अच्छा ब्राउलर आगे बढ़ता है और वोंग को 1-on-1 फाइट देता है जैसा कि वोंग चाहता है। वोंग ने क्यू से अपनी स्टेट के बारे में पूछा तो पता चला कि उसका पावर 10 है। वोंग सोचता है कि फाइट आसान होगी, पर फिर भी वो सावधान रहने का फैसला करता है और अपनी स्टैंस लेता है।
बैडली मतलब कि वो गांडवा लड़का बास्केटबॉल उठाता है और पूरी ताकत से वोंग पर चार्ज करता है। फिर वो तुरंत एक के बाद एक तेज पंचेस बरसाने लगता है, लेकिन वोंग सब कुछ डॉज कर लेता है और थोड़ी देर में बैडली थक कर हार मान लेता है। और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसके दोस्तों का हौसला बढ़ाते हुए, पर वोंग उसका पैर पकड़ लेता है और एक जबरदस्त वार मार के उसे बेहोश कर देता है। वोंग उसको दूर फेंक देता है। फिर जॉन और उसकी गैंग वालों की तरफ देखता है, जो कि अभी भी अपने बेस्ट ब्रोलर के गिरने पर यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं। वोंग जॉन को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, पर जॉन हंसने लगता है, मैं पागल नहीं हूँ जो कि अकेला तुमसे लड़ूंगा। वोंग समझ जाता है कि अब उसे सबको एक साथ फेस करना पड़ेगा। तब सिस्टम बताता है कि बैडली को हराने के बाद उसके जीतने के चांसेस 30% बढ़ गए हैं। जैसे ही जॉन के गुंग्स वोंग पर आते हैं, वोंग समझ जाता है कि अब सिर्फ जंग जीतने के लिए पूरी जान लगानी पड़ेगी। गुंग्स उस पर हर तरफ से अटैक करते हैं, लेकिन वो सबको डॉज करता है और फिर फाइट करता है। तब एक लड़का पीछे से अटैक करता है। वोंग पहले अटैक को डॉज कर लेता है क्योंकि क्यूब ने वार्निंग दी थी, पर फिर दूसरे लड़के ने उसे पीछे से किक मारकर उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। वोंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस लड़के पर दौड़ता है जिसने कि उसे एम्ब्यूज किया था। वो उस पर फ्यूचर जनरेशन अंडर 3000 मूव मारकर उसे हवा में उड़ा देता है। जॉन समझ जाता है कि सिचुएशन उसके हिसाब से बहुत ही मुश्किल है और वो अपने आदमियों को दोबारा अटैक करने का हुक्म देता है। इस बार वोंग अपनी एथलेटिक स्किल का यूज करता है, अटैकर से थोड़ा डिस्टेंस बनाता है और एक एक करके उन्हें निशाना बनाता है। लेकिन फाइट में नूब होने की वजह से वो एक बार फिर से गार्ड को खोल बैठता है और एक जोर का पंच झेलता है। गैंगस्टर फिर से हर तरफ से उस पर अटैक करते हैं, पर वोंग उनके पंचेस को एक छाट की तरफ खा जाता है और हर एक को एक ही हिट में गिरा देता है। फिर वो एक लड़के का पैर पकड़ता है, उसे घुमाता है और उसे जॉन की तरफ फेंक देता है, जिससे कि जॉन की नाक लगती है। जब तक जॉन गिर कर उठता है, तब तक वोंग ने अपने सारे लीकेज को खत्म कर दिया होता है। जॉन अब डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, पर वोंग भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका होता है। क्यूब ने उसे चेतावनी दी थी, पर फिर भी वो जॉन की तरफ बढ़ता है ताकि सब कुछ खत्म कर सके। जॉन चीख कर कहता है कि छोड़ दो मुझे, तभी लाइट्स चलती है और एक गैंग वहाँ पर आ जाती है। वो सरकास्ट के लिए ताली बजाने लगते हैं जॉन और उसके गैंग के लिए। कहते हैं कि एक आदमी ने मिलकर तुम्हारा ये हाल कर दिया। जॉन उठकर राइवल गैंग के लीडर हुआन से पूछते कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। हुआन हंसकर कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम पर हंसने के लिए आया हूँ। फिर वो जॉन को बुरी तरीके से गाली देता है। कहता है कि वो एक रुकी है जो कि गैंग में रहने के लायक भी नहीं है और वो लीड करना तो बहुत ही दूर की बात है। तभी वोंग बीच में बोल पड़ता है, हुआन तुम चले जाओ, मुझे जॉन के साथ कुछ अधूरा काम पूरा करना है। लेकिन जल्दी वोंग समझ जाता है कि ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हुआन इस बात से बहुत ही नाराज हो जाता है। वो अपने गुंस को भेजता है वोंग को सबक सिखाने के लिए। क्यूब वोंग को बताता है कि इस फाइट में जितना मुमकिन नहीं है, बेहतर है कि तुम भाग जाओ। वोंग एडवाइस सुनकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन असली प्लान के नेक्स्ट स्टेप के लिए जब वो सैडस वाली जगह पर पहुंचता है, वो अपनी पावर से टेलीपोर्ट करता है एकदम से इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के पास और बिजली बंद कर देता है। गैंगस्टर बिजली जाने से हैरान हो जाते हैं। तभी वोंग तुरंत टेलीपोर्ट करता है हुमान के पीछे, बिना उसको समझने का मौका दिए उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो उसके गूंज पर अटैक करता है, जो कि अभी अंधेरे में एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। एक गैंग का मेंबर बिजली वापस जलाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि वोंग ने पहले ही हुआन को फटाफट खत्म कर दिया होता है। जॉन अब डरा हुआ होता है, पर वोंग उसके पास जाने से पहले कॉलेज अथॉरिटीज दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट यूज करने की परमिशन नहीं ली होती है। याओ भी उनके साथ होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वोंग अंदर है और गैंगस्टर उसको मार रहे होंगे। अंदर जाके वोंग देखते हैं कि जॉन चुपके से भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसके सामने टेलीपोर्ट कर लेता है। जॉन जमीन पर सर मारते हुए माफी मांगता है कि उसने वोंग से फाइट शुरू की। वोंग को लगता है कि ये मौका है सब कुछ सुलझाने का, और वो जॉन को स्पेस कोर्ट बनाने का प्लान बनाता है। जल्दी कॉलेज अथॉरिटीज दरवाजा तोड़कर हॉल में एंटर करते हैं, जहां जॉन एक्टिंग करता है और वोंग को मार रहा है। वोंग के प्लान के मुताबिक जॉन पूरी जिम्मेदारी लेता है बास्केटबॉल कोर्ट यूज करके हुमान के गैंग के साथ फाइट करने की, और कहते हैं कि वोंग सिर्फ एक इनोसेंट बाय स्टैंडर था जो कि इस फाइट में बस फंस गया था। कॉलेज अथॉरिटीज जॉन को सजा देते हैं और जॉन वोंग से वादा करता है कि वो उसको और कभी याओ को परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा वोंग अपनी पावर की लिमिट समझता है और डिसाइड करता है कि और स्ट्रॉन्ग बनेगा ज्यादा जेम्स ऑब्जर्व करके। पर जेम्स मिलना उतना आसान नहीं होता है जितना कि उसने सोचा होता है। अंत में वो अपने घर के पास एक पहाड़ों की ट्रिप में जाता है, उम्मीद करता है कि वहाँ पर कुछ मिलेगा, लेकिन जेम्स या तो बड़ी ब्लाउडर्स के अंदर झील के बीच में होते हैं या फिर 15 मीटर जमीन के नीचे। जल्दी कुछ भी नहीं मिलता है तो वो थक कर हार मान लेता है। तब क्यूब उसे बताते हैं कि नीचे जमीन के अंदर खोखला एरिया जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जेम छुपा हुआ है। वोंग अपनी सेंसिंग पावर से जेम को महसूस करता है और उसके पास टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर वो दूर होने की वजह से काम नहीं करता। वोंग ने सोचा कि पहले होलो एरिया तक जाने का रास्ता ढूंढता हूँ, फिर वहाँ से जैम लेने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर में उसे होलो एरिया का एंट्रेंस मिल गया और वो वहाँ पर टेलीपोर्ट कर गया, लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अचानक उसने महसूस किया कि सील्ड केव के अंदर से हवा गुजर रही है। तब उसको समझ में आया कि उसके पास एक और केव भी हो सकता है। वोंग ने हवा के सोर्स को फॉलो करते हुए दूसरे केव का लोकेशन ढूंढ लिया और वहाँ पर टेलीपोर्ट कर गया। वहाँ उसे नेचुरल जेम्स का एक बहुत ही बड़ा क्लस्टर मिला जो कि बहुत ही पावरफुल था। वोंग खुश होकर सोचने लगा कि अब अपने टूल्स लेकर वापिस आएगा और उन जेम्स को माइन करेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक भयानक सांप उसके पीछे ही छुपकर बैठा हुआ था। सांप चुपके से अपना मुंह खोल रहा था वोंग को पूरा निगल जाए।
लेकिन किस्मत से वोंग उसी वक्त टेलीपोर्ट कर गया और अपनी मौत से बच गया। वो सब कंफ्यूज होकर उसके पीछे पीछे आता रहा, फिर उससे निकलने की कोशिश करता रहा। वोंग ने तुरंत पास ही में जो जेम्स थे उनके पास टेलीपोर्ट करके उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। उसने एक जेम स्टोन को पानी में गिरा दिया और सोचा कि अपने सुपर सेंस से उसकी लोकेशन ढूंढकर पानी में जाकर उसे वापस लेकर आ जाएगा। जब उसने अपना सुपर सेंस यूज किया तो उसने देखा कि एक बड़ा सा सांप उसके बिल्कुल पास ही था। वोंग डर के मारे पीछे हटने लगा, पर सांप उसके पास आता रहा। अचानक वोंग गिर गया और सांप उस पर अटैक करने लगा, लेकिन उसका सेफ्टी रोप उसकी मदद कर गया और उसने सांप के अटैक को डॉज कर लिया। फिर सांप पानी में गिर गया। वोंग को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी उसका सेफ्टी रोप टूट गया और वो भी पानी में गिर गया। सांप ने फिर से उससे लड़ने की कोशिश की। वांग अपनी सोबल से लड़ने लगा, लेकिन सांप के दबाव से वो फंस गया। वांग टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका क्यूब उसे बताता है कि अब वो सांप को अपने साथ लेकर जाएगा, चाहे कहीं पर भी टेलीपोर्ट करे, और वो अपनी करंट पावर से उसे स्पेस में भी लेकर नहीं जा सकता। फिर वांग अपनी सोबल से सांप पर जोर से अटैक करता है, उसे सीरियसली चोट पहुंचाता है, खुद को फ्रीज करता है और जल्दी से स्पेस में टेलीपोर्ट कर लेता है। वहाँ वो क्यूब से कहता है कि अभी मेरे पास जितने भी जेम स्टोन है उन्हें ऑब्जर्व कर लो, लेकिन वो क्यूब उसे बताता है कि अब वो जेम स्टोन को सिंथेसाइज भी कर सकता है। जैसे मोबाइल गेम में 3 कम रैंक के जेम स्टोन को मिलाकर एक हाई रैंक जेम स्टोन बनता है, वैसे यहाँ पर भी है। ये जेम स्टोन ज्यादा स्टार देता है और कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी दे देता है। वोंग तुरंत क्यूब को सभी जेम स्टोन सिंथेसाइज करने को कहता है, लेकिन वो सुन के थोड़ा शौक और निराश हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस 5 दिन से भी ज्यादा का समय लेगा। क्यूब उसे कमांड करता है कि वो न्यू जेम स्टोन को मिलाकर एक बड़ा जेम स्टोन बनाए और बाकी को 2 को सीधा यूज करे। वोंग सोचता है कि इससे वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि सांप से लड़कर जीत सकता है। वोंग ने ये डील को मान ली। उसने 2 जेम स्टोन को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके स्टेट्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। वो अपनी नई ताकत के साथ फिर से केव में टेलीपोर्ट कर गया, रेडी था सांप से लड़ने के लिए। अपनी तेज स्पीड की वजह से वांग ने कुछ ही वारों में उस सांप को मार गिराया। ये देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन उसने जल्दी इस बात को भूलकर अपनी गिराई हुई जेम स्टोन को ढूंढने लगा, जो कि रिवर में गिर गई थी। कुछ देर में उसे वो जेम स्टोन मिल गया। वो देखा कि वो बाकी जेम स्टोन की तरह ही लेवल की थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वांग ने सोचा कि इस जेम स्टोन को किसी और के खास काम के लिए यूज करना चाहिए। वहाँ जॉन और हुआन अपनी हार के बाद साथ में पीने बैठे हुए होते हैं। दोनों रिवेंज लेना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं मिलकर भी वांग को नहीं हरा सकते। तब हुआन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जॉन को बताता है कि वो किसी और से बहुत ही ताकतवर इंसान से मदद लेने वाले हैं। वो एक एक्सपीरियंस गैंगस्टर लाओ का नाम लेता है, जिसकी बात सुनकर जॉन डरा हुआ लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि लाओ उनकी मदद नहीं करेगा। लेकिन हुआन बताता है कि लाओ को एक पावरफुल आदमी के चलते देश छोड़ना पड़ा था। वो आदमी याओ से जुड़ा हुआ है और अगर वो सही तरीके से खेल करे तो लाओ को वोंग को खत्म करने के लिए ला सकते हैं। इस सब से अनजान वोंग अपनी रिलेशनशिप के बाद याओ के साथ पहली डेट पर जाता है। वो याओ को कहता है कि वो चाहता है कि उसे किसी भी तरह की तकलीफ न हो, इसलिए वो उसकी हिफाजत करेगा। याओ उसे भरोसा देती है। क्यों वांग को बताता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी अपना एक राज छुपा कर रखा हुआ है। वो दोनों अपनी डेट का मजा लेते हैं। बाद में कैफे में बैठकर याओ एक गैसिंग गेम खेलते हैं, जिसमें कि वो सारी कैंडीज हार जाती है। वो सोचती है कुछ बदल गया और वांग से पूछती कि वो क्या छुपा रहा है। तो वांग उसे वो रिफाइंड जेम्स देता है, जो कि उसने रिवर में पाया था, और उसे सब कुछ बोलने पर मजबूर कर देता है। अगली सुबह वांग याओ का इंतजार कर रहा होता है और वो साथ में कॉलेज जा सके, लेकिन याओ उसके कॉल का जवाब नहीं देती। वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन जब वो कुछ अजनबी लोगों की बातें सुनता है जो नियर बाय अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में किसी सदस्य की बात कर रहे होते हैं, तो उसे पता चलता है कि याओ भी वहीं पर रहती है। उसका दिल डर से भर जाता है। वो तुरंत याओ के अपार्टमेंट की तरफ भागना शुरू कर देता है, उम्मीद करता है कि वो ठीक होगी। वहाँ उसने बहुत ही बड़ा भीड़ देखा, जो कि पुलिस को देख रहे थे, जो कि कुछ एरिया को बैरिकेड कर रही थी। वांग ने याओ की माँ को देखा, जो कि इमोशनली टूट चुकी थी। वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि जब वो अपने काम से वापस गई थी तो उसका अपार्टमेंट पूरी तरीके से तबाह हो गया था और याओ गायब थी। एक खून से लाल रंग का डोल छत से लटक रहा था, जो कि किसी धमकी की निशानी थी, और माँ को डर था कि उसकी बेटी बहुत ही बड़ी खतरे में हो सकती है। वांग का दिल टूट गया। उसने ये सब सुना। उसने सोचा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। तभी उसने देखा कि जो कि घबराया हुआ था, भीड़ से छुपकर निकलने की कोशिश कर रहा है। वांग ने पूछा, क्या तुम्हें याओ के गायब होने के बारे में कुछ पता है? फिर अपनी खूनी से दीवार पर जोर से वार किया और दीवार में दरार ला दी, ताकि जॉन समझ जाए कि बात बहुत ही सीरियस है। डरबे से डर गया जॉन तुरंत झुक गया और तैयार हो गया सब कुछ बताने के लिए जो उसे पता था। इसी बीच याओ गैंगस्टर लाओ के छुपे हुए ठिकाने में बंद थी। लाओ गोल्फ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अपने पनिशमेंट के तौर पर हुआन का मुंह गोल्फ बॉल में रखने के लिए यूज कर रहा था, क्योंकि हुआन ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। गोल्फ प्रैक्टिस खत्म करने के बाद, जिसमें हुआन को काफी चोट लगी थी, लाओ बंधी हुई और चुप कर याओ की तरफ मुड़ता है। वो कहता है कि तुमने मेरा गुस्सा देखा है, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर वो उसे एक आदमी जिन की फोटो दिखाता है और पूछते है कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। याओ कहते है कि मुझे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लाओ को शक होता है, क्योंकि जिन ने पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़ा होकर याओ की तरफ हिफाजत की थी। वो गुस्से में आ जाता है जब याओ
बार बार कहती कि वो जिन को नहीं जानती। लाओ उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसका बटलर आता है और कहता है रुको, तुम्हें रुकना चाहिए। बटलर कहता है कि याओ से जिन को नहीं जानती, लेकिन जिन उसे जानता है। अगर वाकई वो उसे चाहता तो अब तक उसे बचाने के लिए आ चुका होता। लाओ कहता है कि जिन जल्दी ही आ जाएगा, मैंने उसे हराने के लिए लाए हैं ताकतवर मार्शल आर्ट्स हायर किए। बटलर कहता है कि हमें नहीं पता कि जिन कितना पावरफुल है, हो सकता है कि मास्टर भी उसे नहीं हरा पाए। फिर वो कहते हैं कि जिन को रुकना मुश्किल हो तो हम याओ को अपना बंदी बनाकर उसे सरेंडर करवा सकते हैं, लेकिन तभी जब याओ जिंदा और ठीक हो। अगर याओ मर गई तो जिन गुस्से से और दर्द से फूट जाएगा और तब उसे कोई भी बदला लेने से नहीं रोक सकता है। बटलर की बात सुनकर लाओ समझदार होकर कहता है कि ठीक है, अब याओ को जिंदा रहने दो। वो कमरा छोड़कर निकल जाता है। बटलर याओ का मुंह बंद करता है और कहता है तुम्हें ज्यादा कोऑपरेट करना होगा, अगली बार मैं लाओ को नहीं रोक पाऊंगा और वो अगर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ जॉन वांग को लाओ के बारे में बता रहा होता है। लाओ एक सबसे मशहूर परिवार के साथ था जहाँ पर कोई भी उसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसका मुकाबला जिन से हुआ, जिसे जिन ने 2 उंगलियों से काटकर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। शुरू में लाओ के परिवार ने अपने सारे रिसोर्स जिन को ढूंढने और बदला लेने में लगा दिए, लेकिन जब जिन नहीं मिला तो उन्होंने लाओ को छोड़ दिया और लाओ ने कसम खाई कि वो हर हाल में बदला लेगा। वही जिन था जिसने कि एक बार हाई स्कूल में याओ को किडनैपिंग का प्लान फेल कर दिया था। वान ने इस बात का फायदा उठाकर लाओ को अपने काम करने के लिए और धोखा देने की कोशिश की थी। शुरू का प्लान ये था कि लाओ को वोंग पर हमला करने के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन लाओ समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। जॉन ने सब कुछ छोड़ दिया। उसका कहना था कि उसे पहले ही पता था कि लाओ जैसे इंसान के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। उसने इसलिए हाथ खींच लिया क्योंकि वो याओ को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि वान को उसकी सजा मिल चुकी है और लाओ जैसे इंसान के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वांग को उसकी बात कुछ खास पसंद नहीं आई। उसने सीधा कह दिया ये सब बकवास है और बिना किसी का इंतजार किए उसने याओ को बेचने का फैसला खुद ले लिया। जॉन घबरा गया। उसने वांग को समझाने की कोशिश की। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वांग ने उसकी बात का सीधा जवाब दे दिया, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने याओ से वादा किया है कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। उसने जॉन से कहा कि तुम अपने पाप का प्रायश्चित कर चुके हो। तुमने मुझे लाओ के बारे में सब कुछ सच बता दिया। बस अब पुलिस को बुला लो, फॉर्मेलिटीज वहाँ पर देख लेंगे। फिर बिना किसी देरी के वांग सीधा निकल पड़ा उस बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर याओ को बंद करके रखा गया था। वो उस जेम स्टोन की एनर्जी को फील करके बिल्डिंग तक पहुंचा जो उसने याओ को दिया था। अंदर लाओ बटलर से पूछते कि क्या तुम्हें लगता है कि हम जिन को नहीं हरा सकते? बटलर थोड़ा हेजिटेट था। उसे पूरा भरोसा था, लेकिन उसने कहा था चाहे जीत ना मिले लेकिन जिन बिना चोट के यहाँ से नहीं जाएगा। तभी एक मार्शल मास्टर जो कि वहाँ पर मौजूद था लाओ को चिढ़ाता है, मैं यहाँ पर सिर्फ जिन को चोट पहुँचाने के लिए नहीं उसे मारने के लिए आया हूँ। हमारे बीच एक पुराना हिसाब बाकी है। लाओ बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे उसकी ये घमंड भरी बात पसंद आई क्योंकि ये तो वही था जो कि वो चाहता था, एक जबरदस्त जंग अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ। उधर वो बिल्डिंग में एंटर करता है और क्यूब तुरंत उसे वॉर्न करता है बहुत ही पावरफुल दुश्मन यहाँ पर मौजूद है। वांग उनकी प्रेजेंस महसूस करता है। उसने क्यूब से जेमस्टोन सिंथेसिस का स्टेटस पूछा। क्यूब ने बताया बस 30 मिनट और फिर अब्सॉर्ब होने के लिए रेडी होंगे। वोंग ने एक गहरी सांस ली और बिना डरे बिल्डिंग के अंदर बढ़ने लगा, पर लाओ के कुछ हार्ड मर्सनरीज ने उसे देख लिया और उसने सोचा कि इसे रिज तक पहुंचने से पहले ही निपटा देते हैं। वोंग सीधा सीढ़ियों से चढ़ गया, लेकिन रास्ते में एक बड़ा ताकतवर आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। एक बड़ी सी दरवाजा उसके सामने था जो कि लॉक था। वोंग ने उसे तोड़ने का सोचा था, पर तभी वो मस्कुलर आदमी बोलता है कि फालतू में ट्राई मत करो, इस लॉक पर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेल लगा है। क्यूब ने तुरंत उस आदमी का स्ट्रेंथ स्कैन किया और बोला इसके पावर लेवल 52 है और तुम्हारा 50। वोंग समझ गया कि ये इंसान सिर्फ ताकत में ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस में भी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसने जैसे कुछ ना जाना वैसे एक्ट किया और बोला मुझे ऊपर जाने दो, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर है, चाबी दे दो। वो बॉडी बिल्डर टाइप बस हंसकर बोला इतनी जल्दी भी क्या है भाई, मुझे ऑर्डर मिला है कि कोई भी ऊपर जाने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना। वांग फिर भी बार बार वही बात बोलता है और उसकी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा इरिटेट हो गया और बोला चल मेरे साथ चल। ऊपर टॉप फ्लोर पर एक अंधेरी से रूम में याओ चिंतित सी बैठी होती है। तभी लाओ उस रूम में एंटर करता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान होती है। वो कहता है कि अकेले बोर हो गई होगी ना, तेरे लिए एक खास टीवी शो अरेंज किया है। उसने टीवी को ऑन किया और स्क्रीन पर जो देखा उसे देखकर याओ का चेहरा सफेद पड़ गया। टीवी में लाइव दिख रहा था कि वोंग नीचे जिन ब्रो के सामने खड़ा था। याओ की आंखों के सामने उसके बॉयफ्रेंड की जान खतरे में थी। जिन ब्रो वोंग से कहता है कि अब जगह भी काफी है, चलो दिखाओ अपना असली दम। उसने एक धीमा सा पंच वांग की तरफ फेंका, लेकिन वांग ने सीधा कूद गया और उसके मुंह पर एक जोर की किक मार दी। वांग सोचता है कि अभी टेलीपोर्टेशन का यूज नहीं करेगा, उसके बाद के लिए बचा कर रखना चाहिए। वो जिन के अटैक्स को ब्लॉक करता जा रहा था और बीच बीच में अपना
कोट भी मारने की कोशिश करता है, पर तभी जिन उसके हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। वांग मुश्किल से बचता है जब जिन उसके पैर पर वार करने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से ब्रूटल अटैक की रेंज कर देता है। जिन उसकी तारीफ करता है, मजबूत है तू इमेच्योर होने के बावजूद भी। फिर उसके पेट में एक सॉलिड पंच मारते हुए बोलता है कि लेकिन तू अंडरग्राउंड अरीना के सीजन फाइटर से भी नहीं जीत सकता। वांग समझ जाता है कि अगर जीतना है तो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना होगा। तुरंत उसके दिमाग में एक प्लान आता है। जैसे जिन फिर से उसकी तरफ दौड़ता है, वांग उसके पंचेस को ब्लॉक करता है और उसके मोमेंटम का फायदा उठाकर एक तगड़ी सी किक उसके मुंह पर जोड़ देता है। वांग उसे चिढ़ाता है और गुस्से में जिन कंक्रीट तोड़ डालता है अपने हैवी पंचेस से। वो वांग से कहता है कि तेरे पंचेस तो, लेकिन उसके कहने से पहले वांग बोलता है अबे चल बे, और तुरंत अपने स्पेस रूम में एक बड़ा सा हैमर समन करके सीधा उसके पैर पर दे मारता है। एक ही बार में जिन ब्रो बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से गेट की चाबी गिर जाती है। वांग अपनी छोटी सी ट्रिक पर बहुत ही खुश होता है, चाबी उठाता है और गेट को पार करता है। उस सीढ़ियों से दौड़ता हुआ याव तक पहुंचने के लिए जा रहा होता है, तभी क्यूब उसे वार्न करता है अटैक आ रहा है। उस वार्निंग की वजह से वांग एक नाइफ अटैक से बच जाता है, लेकिन तुरंत एक आदमी उसके पीछे आता है और उसे किक मार देता है। वांग मुश्किल से सीढ़ियों को पकड़कर लटकता है और वो नाइफ वाला आदमी उसके सामने आकर कहता है तुम तो बड़े कमजोर निकले, हमें लगा था कि तुमने पहले फ्लोर तक बॉक्सर को हरा दिया। वो उसके ऊपर चाकू तान देता है और फिर अचानक से रुक जाता है। वो बोलता है तेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है, इसलिए अभी नहीं मारूंगा, ऊपर आकर मिल कहकर वो चला जाता है। वांग गुस्से में उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो आदमी वहां पर नहीं होता। क्यूब तुरंत इन्फॉर्म करता है कि उस आदमी का पावर लेवल 75 था। ये सुनकर वांग बहुत ही हिल जाता है और शॉक में आ जाता है, इतना ज्यादा। पर वो तो कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था। वांग कसम खाता है कि चाहे जो भी हो जाए इसे गिरा कर रहूंगा। वो एक खाली रूम में पहुंचता है जहां पर वो खतरनाक असासिन्स उसके लिए छुप कर बैठे हुए होते हैं। वो वांग को शांत नजर से देखता रहता है और फिर अचानक से एक तेज अटैक के साथ उस पर टूट पड़ता है। वांग मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है, लेकिन असासिन अपने तेज चाकू वाले वार से उसे लगातार पीछे धकेलते रहते हैं। अचानक वो अपना चाकू वांग की तरफ फेंकता है जो कि चूक जाता है, और उसके बाद अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके उस चाकू को वापस बुला लेता है। वांग उस सेकंड भी अटैक से बच जाता है और पलट कर उसे दो जोर से किक मार देता है। असासिन हैरान हो जाता है, पर वांग तो बोरेड से यान करते हुए कहता है कि तू तो इंटरेस्टिंग भी नहीं है भाई। ये सुनकर असासिन गुस्से में कांप उठता है और तुरंत हवा में घुल जाता है, फिर शैडोस में छुप जाता है। वो पूरी तरीके से यकीन में था कि वांग उसे नहीं जीत सकता, क्योंकि उसने बचपन से अंधकार और खतरनाक हालत में असासिन बनना सीखा है। वो लिटरली एक बैट जैसा बन चुका है और फिर अपने आवाजों से अपने शिकार को लोकेट कर लेता है। उसके दिमाग में होता है कि अगर दिखाई नहीं दिया तो वांग कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि वांग के पास भी एक सुपर सेंसिबिलिटी है। असासिन चुपके से उसके पीछे आता है और वार करने के लिए, पर वांग पहले से ही रेडी होता है और सीधा एक चोर का थप्पड़ उसके मुंह पर जोड़ देता है। गुस्से में आकर असासिन अब अपनी स्पीड का पूरा यूज करता है और वांग उसका रास्ता भी पहले से ही समझ चुका होता है। वो तुरंत अपने स्टोर से एक बास्केटबॉल जैसा बैट निकालता है और एक ही शॉट में होम रन खेलता है सीधा उसके दोनों बॉल्स पर। असासिन वहीं पर गिर जाता है, गेम ओवर। वांग पहले फ्लोर पर पहुंचता है जहां एक बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बूढ़ा एक नॉन स्किपेबल कट सीन शुरू करता है। वांग की तारीफ करते हुए कहता है वाह इतना दूर आ गया, लेकिन वांग उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपना बैट उसके सर पर जड़ देता है, पर ओल्ड मैन उस बैट को ब्लॉक कर लेता है और तुरंत वांग को खींचकर एक झटके में जमीन पर पटक देता है। वो देखता है कि वांग अभी भी होश में, तो वो डिसाइड करता है कि असली गेम शुरू करेंगे। तभी क्यूब कहता है कि 1 मिनट बाकी है जेम सिंथेसाइज के लिए। वांग कॉन्फिडेंट होता है बस 1 मिनट रोक लूंगा, और ओल्ड मैन तुरंत उसे चौके होल्ड में ले लेता है और वांग तुरंत अपने स्टोरेज से एक छुरा निकालता है, पर बुढ़ा उसे पकड़ लेता है। तभी वांग छुरी को टेलीपोर्ट करके दूसरे हाथ में ले जाता है और बुढ़े आदमी को चोट पहुंचाता है, चौके होल्ड से निकल जाता है। वो एक जोर का पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन चोट तो सिर्फ उसके हाथ को ही लगती है। ओल्ड मैन अपने मसल को फ्लेक्स करते हुए दिखाता है तेरे पास ताकत नहीं है मुझसे लड़ने की। फिर वो एक पंच में जमीन में छेद कर देता है और एक के बाद एक अटैक से वांग को पीटना शुरू कर देता है। वांग बार बार गिरता है और बार बार उड़ता है, पर उसका हर अटैक बेकार हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं याव को बचाऊंगा, पर बूढ़ा उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है कितना भोला है रे तू। फिर वो उसे एक पिलर के अगेंस्ट छुपा देता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उसके मुंह पर पंच कर देता है। वांग वहीं पर बेहोश हो जाता है। वांग जमीन पर लेटे हुए था, तभी उसका क्यूब उसे बताता है कि जेम स्टोन अब एक हो गए और उन्होंने उसके स्टेट्स को बहुत ही बढ़ा दिए। वांग अंदर से एक ताकत महसूस करता है और खुद को संभालते हुए ओल्ड मैन से कहता है कि वार्म अप खत्म, अब असली लड़ाई शुरू होती है। ओल्ड मैन उसकी ताकत देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वांग पहले से ही और ज्यादा मजबूत था और वो तेजी से कई पंचेस मारने लगता है जिनसे कि ओल्ड मैन बच नहीं पाता।
था। जब वो आखिरी बार मारने वाला होता है तभी उसको अपनी स्किन में दरार सी महसूस होती है, जैसे एनर्जी बाहर निकल रही हो। वांग घबरा जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। क्यूब उसे समझाता है कि उसका सिस्टम उसके शरीर से जहर बाहर निकाल रहा है क्योंकि उसका लेवल अप हो चुका है। वांग क्यूब से कहता है कि ये टाइम नहीं था, पर ओल्ड मैन इस मौके का फायदा उठाता है और फिर से अटैक कर देता है। लेकिन वांग अब उसे कई कदम आगे था। वो आसानी से अटैक को रोक लेता है और एक जबरदस्त पंच से ओल्ड मैन को चोट पहुंचाता है। ओल्ड मैन सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतना हार गया। वांग उसके चेहरे पर एक और पंच मारते हुए उसे दीवार से टकरा देता है। अगले पंच से वो ओल्ड मैन को पूरी तरीके से हरा देता है और अगले फ्लोर पर चला जाता है। याओ और लाओ उसकी सारी लड़ाइयाँ देख रही होती है और याओ थोड़ा रिलैक्स होती है, पर लाओ गुस्से में था क्योंकि उसके 3 फाइटर्स आम आदमी से हार गए थे। उसका बटलर उसे समझाता है कि गुस्सा मत करो, आने वाले फाइटर्स अभी प्रोफेशनल्स हैं और वो जल्दी सिचुएशन बदल देंगे। लाओ यकीन नहीं करता, पर बटलर बताता है कि मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की एक लड़की यहाँ पर आई है जिसने अपने रिस्ट पर एक रिस्ट स्ट्रेंथ ब्रेसलेट पहना हुआ है जो कि अभी उसे हटाएगी तो सबके लिए खतरा बन जाएगी। वहीं वांग अपनी चोटों और थकान के बावजूद आगे बढ़ता जा रहा था। क्यूब उसे बताता है कि अभी वो इमोशनल तौर पर स्टेबल नहीं है और उसे शांत होना चाहिए ताकि वो अपनी पूरी ताकत दिखाए, पर वांग कहता है कि वो शांत नहीं हो सकता है क्योंकि याओ खतरे में है। वांग छत पर पहुंचता है और जब दरवाजा खोलते थे 2 मार्शल आर्टिस्ट उसका इंतजार कर रहे होते हैं जो कि उसके अगले ओपोनेंट है। एक लड़की क्यू खुशी से उसका स्वागत करती है। वांग समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या कह रही है। क्यू अपने पास से एक स्पेशल इन्फॉर्मेंट थर्मोमीटर निकालती है और वांग की तरफ भागती है। वांग थोड़ा हैरान होता है, पर वो क्यू को अपने दिल के पास डिवाइस पॉइंट कर देता है। डिवाइस एक रीडिंग दिखाता है 0, मतलब कि वांग के पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है। क्यू ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। वांग इतने मजबूत ओपोनेंट को हरा कर भी कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। उसका साथ स्टोन भी उसका एनालाइज कर रहा होता है। स्टोन कहता है कि वो कल्टीवेटर नहीं है, उसमें ना की इंटरनल एनर्जी है और ना ही मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। वो सोचता है कि शायद से वो कोई स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, जैसे बॉडी रिफाइनिंग, जो कि सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। क्यों खुशी से झूम उठती है। वो सोचती है कि वो वोंग की ताकत को छीनकर खुद भी और मजबूत हो जाएगी, लेकिन वोंग को समझ में आता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर क्यों को याद आता है कि उसके मामा ने उसे ज्यादा बेहतर तरीके से पाला है। वो अपनी खुशी को रोककर वोंग से मिलती है। बेवकूफ वोंग बिना किसी शक किए उसे हाथ मिलाता है। अचानक क्यों उसके चेहरे पर पंच मार देती है और पूछती है कैसे हो। वोंग गुस्से में आ जाता है कि उसके साथ खेल खेला गया है। वो क्यों को अपर कट कर देता है, लेकिन क्यों एक मिसोचिस्ट है जो कि दर्द को एंजॉय करती है। वो वोंग के पंच की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है। शर्माते हुए कहती कि वोंग की इंटरनल एनर्जी बिल्कुल नए माइनिंग हुए जेम स्टोन की तरह शुद्ध है। वोंग समझ जाता है कि वो कितनी परवेट है। वो उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन क्यों और मांगती है और पंचेस मारना शुरू कर देती है। उसके पंचेस वोंग को और ज्यादा हर्ट नहीं करते, पर वोंग गुस्से में आकर उसे रोकना चाहता है कि वो अपनी पूरी ताकत से उसको किक मारकर कहती है थोड़ा सीरियस हो जाना। जबकि वोंग की तरफ बढ़ता है, स्टोन वोंग को बताता है कि उस लड़की के सामने उसका कोई चांस नहीं है। वो कहता है कि बेहतर ये हुआ कि वो अपने फाइनल बैडेस्ट वर्ड कहे और मर जाए। अगले पल क्यू अपनी पूरी ताकत से वोंग को किक मारकर उसे पिलर से टकरा देती है। वोंग चक्कर खाने लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। वो क्यू को बताना चाहता है कि वो असली जेंडर इक्वलिटी में यकीन रखता है। वो उस पर पूरी ताकत से पंच करता है, लेकिन क्यू और ज्यादा मजा लेने लगती है। वो और तेज होकर वोंग पर हमला करती है और कहती कि और ज्यादा जबरदस्ती करो। वोंग भी उसकी बात को मान लेता है और जोर जोर से उसको मारना शुरू कर देता है, पर क्यू लगातार कहते कि और जोर से। डैडी और स्टोन उसकी मेंटल हालत को लेकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर क्यू फिर से वोंग पर अटैक करती है। अब उसके अंदर छुपी हुई दर्द एनर्जी सरफेस पर आने लगती है। स्टोन उसे रोकता है, कहता है कि वो अपनी पावर को यूज ना करे, पर क्यू उसकी बात नहीं सुनती। वो वोंग की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ पंजे बन चुके होते हैं। वो कहती है कि वोंग की ताकत को छीनकर और मजबूत बनेगी ताकि और स्टोन अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आजाद हो सके। फिर वो जंगली हो जाती है। श्राप क्लास से वोंग की स्किन चीरकर अटैक करती है। जब वोंग अपनी बैलेंस को वापस पा लेता है, क्यू पीछे से उस पर झपट पड़ती है और उसका खून चाटने लगती है। वांग क्यू को धक्का देता है। फिर से एक मेंटल पोल बुलाता है अपनी लड़ाई के लिए, लेकिन क्यू उसके खून पीने के बाद और ज्यादा मजबूत हो गई और वो वांग को वॉल से टकरा देती है। वांग समझ जाता है कि अब वो डिसएडवांटेज में है। वो अपना पूरा ध्यान लड़ाई पर लगा देता है। जैसे ही वो उठता है, क्यू फिर से उस पर दौड़ती है। तेज पंजे से उसका गले को काटने वाली होती है। वांग इंतजार करता है ताकि वो उसके अटैक को काउंटर कर सके, लेकिन क्यू उसके पंच से बचकर उस पर जंप करके अटैक करती है। वो अपनी छुपी हुई एनर्जी फिर से रिलीज करती है। वांग समहाउ अटैक को डॉज कर लेता है, फिर पोल से मारने की कोशिश करने लगता है, पर क्यू अब और ज्यादा तेजी से चलती है और अचानक से उसके अटैक से बचती है। फिर उसके पीछे चली जाती है उसका खून और ताकत चूसने के लिए। जब वोंग उसे धक्का देता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठती है। उसकी डार्क एनर्जी एक भेड़िए की शक्ल ले लेती है उसके आसपास। स्टोन समझ जाता है कि वो खतरनाक हालत में आ रही है। वो तुरंत उसके प्रेशर पॉइंट पर पिन फेंकता है ताकि वो बेहोश हो जाए। वोंग हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा जो कि उसने सोच से बाहर था। वोंग ओपोनेंट्स को देखता ही रह जाता है।
स्टोन क्यू के दूसरे प्रेशर पॉइंट को पिन करता है ताकि उसकी ज्यादा एनर्जी उसके जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए। वांग सोचता है कि अगर उसे क्यू और स्टोन दोनों से लड़ना पड़े तो वो हार जाएगा, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर भागने का प्लान बनाता है। लेकिन स्टोन उसे छुपते हुए देख लेता है और हवा की एक ताकतवर ब्लास्ट वोंग की तरफ भेजता है जो कि उसे पीछे धकेल देती है। वोंग हैरान होता है क्योंकि उसने नहीं देखा कि उस पर क्या अटैक हुआ। स्टोन भी अच्छा मानसिक स्थिति में नहीं होता है क्योंकि क्यू अभी लेवल अप हुई है और उसे तुरंत मेडिकल मदद चाहिए होगी। वो सोचता है कि लड़ाई जल्दी खत्म होगी और वोंग पर हवा का तीर मतलब कि विंड ब्लेड फेंकता है, लेकिन क्यूब उस अटैक की डायरेक्शन बता देता है। वोंग आसानी से उस अटैक को डोज कर लेता है। स्टोन बहुत ही हैरान होता है कि वोंग ने इनविजिबल अटैक को डोज किया। अब वो अपनी लड़ाई पर और ज्यादा ध्यान देता है। तभी के की दर्द से हारने लगती है। स्टोन तुरंत लड़ाई छोड़कर अपनी पत्थर को संभालने लगता है। स्टोन तुरंत लड़ाई को छोड़कर अपनी पत्थर को संभालने लगता है। वो वोंग से कहता है कि वो आगे जाकर अपनी लड़की को बचाए। वोंग इस बदलते हुए हाल से बहुत ही हैरान होता है। वो स्टोन से पूछता है कि क्या तुम हार मान गए हो, पर ध्यान रहे कि पीछे से स्नेक अटैक मत करना। स्टोन गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वो ऐसे नहीं लड़ सकता, क्यों ऐसी हालत में है, पर वो हार भी नहीं मान सकता है क्योंकि अगर वो हार मान गया तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे नहीं माफ करेगी। स्टोन ये बात समझ जाता है और डिसाइड करता है कि वो स्टोन को कोंगर में डालकर रखेगा कि कोई वापस ना ले जाए। वोंग कहता है कि तुम हार नहीं मान रहे तो हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। स्टोन समझ जाता है कि सिर्फ बातों से वोंग को यहाँ पर भेजना मुश्किल है, इसलिए उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मिलियन कॉइन निकाला, एक ऐसा सिंबल जिसका मतलब होता है विनाश। फिर उसने उसी कॉइन पर अपना ब्लड छिपाकर एक ब्लड पाथ लिया। कहने लगा कि एक कल्टीवेशन की सबसे बड़ी कसम होती है, अगर मैंने वोंग से धोखा किया तो मैं मिट्टी बन जाऊंगा। वोंग ने पूरा सीन चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर स्टोन से वही कॉइन लेते हुए बोला, मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी पर भरोसा करता हूँ। फिर वोंग ने वही कॉइन उसके मुंह पर रगड़ दिया, जैसे कह रहा हूँ अगली बार तमीज से बात करना। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि मार्शल आर्टिस्ट स्टोन इतनी बेइज्जती के बाद भी चुप रहा। एक इमेच्योर इडियट के सामने सब कुछ सह गया। वांग वहाँ से भाग गया और स्टोन ने तुरंत अपनी टीम के थर्ड मेंबर से कांटेक्ट किया। उसने बोला कि क्यों की तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमें तुरंत उसे बेस लौटाना होगा। लड़की ने पूरा रीजन पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही पीछे से किसी ने उस पर अटैक कर दिया और वो बेहोश हो गई। इसी बीच लाओ का आखिरी असासिन चेन भी बैटलफील्ड में आने का फैसला करता है। जब लाओ को पता चलता है कि उसके बाकी सभी असासिन्स हार चुके तो उसकी फट जाती है। बटलर से कंफर्मेशन लेता है और बटलर बोलता है कि सब हार चुके हैं, हमें बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए। लाओ का दिमाग घूम जाता है, उसे लगता है कि सबको जिन ने हरा दिया, लेकिन मुसीन को अब जिन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके लिए तो वोंग ज्यादा इंटरेस्टिंग ओपोनेंट बन चुका था। लाओ गुस्से में पूछते है कि वोंग ने ऐसा क्या किया। तब बटलर बताता है कि स्टोन ने वोंग से ट्रियूस कर लिया। ये सुनकर लाओ और भी ज्यादा पागल हो जाता है। मुसीन को बोलता है कि मैं तुम्हारा पेमेंट ट्रिपल कर दूंगा, सिर्फ वोंग को मार दो। लेकिन मुसीन को पैसों से खरीदना इतना आसान नहीं था। उसका पपेट तुरंत लाओ पर एक फ्लाइंग स्लैश भेजता है। किस्मत से बटलर बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर गुस्से में लाओ से कहता है कि अब सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है। दूसरी तरफ वोंग अब भी याओ को ढूंढ रहा होता है। बिल्डिंग के एक और फ्लोर में घुसकर दरवाजों को तोड़कर आगे बढ़ रहा होता है। उसे याद आता है कि क्यूब ने बिल्डिंग में टोटल 7 एनिमीज को डिटेक्ट किए थे तो सिर्फ अब 2 ही बचे होंगे। लेकिन अंदर से वो पैरानॉइड हो चुका होता है। इतनी छोटी सी की आवाज भी उसे डरा देती है। क्यूब बताता है कि एक एनिमी अचानक गायब हो गया और अब सिर्फ एक बचा है। तभी वोंग को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है कि मुसीन और उसका पपेट सन ऊंचे जगह से उन्हें घूर रहे होते हैं। क्यूब तुरंत वार्निंग देता है कि इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बैट लेवल 7 है। वोंग सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि मुसीन और उसका पपेट दोनों ही एक अजीब सी डार्क ऑरा से घिरे हुए लोग लग रहे होते हैं। क्यूब वोंग को वार्न करता है, कहता है कि पपेट के अंदर एक ऐसा एडवांस डिवाइस छुपा हुआ है, लेकिन उसके अलावा और कुछ खास नहीं है। तभी मुसीन वोंग से कहता है कि मुझे कमजोर समझकर अंडर एस्टिमेट मत करना, और फिर अपनी पावर रिलीज करता है। एक सिपनिंग किंग मारकर वोंग को हवा में उड़ा देता है। वोंग अभी तक समझ नहीं पाया होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी मुसीन उसके पास आता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक तालिस्मान बनाता है। वो कहता है कि तुम और मैं एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। तुम सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हो और मेरे पास सिर्फ टेक्निक्स है। जब मुसीन अपने स्किल्स का घमंड कर रहा होता है, वोंग के आसपास कुछ खाली बियर की बोतल्स मिलती हैं और बिना सोचे समझे वो उन्हें मुसीन पर फेंक देता है। मुसीन तालिस्मान से उन बोतल्स को काट देता है, लेकिन इसी गैप का फायदा उठाकर वोंग उस पर रस कर देता है। लेकिन मुसीन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर से एक किक मारकर उसके पीछे गिरा देता है उसको। वोंग लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन मुसीन उसे काफी ज्यादा स्किल्ड निकलता है और इजीली उसे वापस से धकेल देता है। तभी वोंग थोड़ा डस्ट उसकी आंखों में उड़ा देता है। मुसीन कुछ सेकंड्स के लिए अंधा हो जाता है और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर वोंग उस पर तेजी से अटैक करता है। मुसीन समहाउ बच जाता है, लेकिन उसकी शर्ट से एक छोटी सी चमत्कार बोतल नीचे गिर जाती है। वोंग उसे संभलने का मौका भी नहीं देता। मुसीन बिल्डिंग के अंदर भागता है जैसे कि प्रोकर कर रहा हो, लेकिन वोंग उसका पीछा नहीं छोड़ता। पंचेस, किक्स वोंग लगातार करता रहता है और मुसीन के आई ड्रॉप्स वाली बोतल भी तोड़ देता है। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए मुसीन को मौका मिल जाता है और वो वापिस से रायनत पकड़ लेता है।
फिर एक तालिस्मान वोंग के सीने पर चिपकाकर उसे जोर से पंच करता है। अब मुसिन का टर्न था और वोंग को दीवार तोड़कर फेंक देता है और अपना पपेट उसके नीचे भेज देता है। वोंग एकदम से शॉक रह जाता है क्योंकि पपेट बिल्कुल भी फ्लैश की स्पीड में मूव करता है और स्पिरिट एनर्जी उस पर बारिश कर देता है। स्पिरिट ग्लिंटिंग गन की तरह अटैक करता है। वोंग कुछ हिट्स खाता है लेकिन फिर जल्दी से अपना बैलेंस बना लेता है और बुलेट्स को डॉज करके पैरी करता है। फिर वोंग सीधा पपेट पर फुल स्पीड में डैश करता है और अपनी पूरी ताकत से उसे पंच करता है। लेकिन जब तक उसका ध्यान पपेट पर था तब तक मुसिन उसके पीछे आ चुका था। मुसिन हवा में कूदता है एक फुल पावर सुपरमैन पंच के साथ वोंग पर अटैक करता है, लेकिन वोंग उसके लिए भी रेडी होता है। दोनों के पंचेस टकराते हैं और जब धूल छोड़ती है तो वोंग के मुंह से 360 डिग्री एंगल में खून का फौरा निकलता है। मुसिन हंसा, उसे लगा कि उसने फाइट को जीत लिया, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वोंग उसके बालों को पकड़ चुका है। मुसिन घबरा जाता है, चीखने लगता है। मेरे बाल, जिन पर वो जोर से 2 बार घंटे आवाजें लगाता है, उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वोंग अब उस पर उल्टा फ्लर्ट करने लगता है जैसे कि कोई अल्टीमेट परवेट हो। तभी सैन उसे थप्पड़ मारने के लिए आता है, लेकिन थप्पड़ मारते ही उसके खुद के हाथ में चोट खा जाता है। वोंग अपने हाथ पर थूकता है और मुसिन को एक जोर का थप्पड़ लगा देता है, लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि मुसिन की स्ट्रेंथ सिर्फ एक नॉर्मल इंसान जितनी थी और उस फुल पावर पंचेस के बाद तो उसे सीधा किंगडम कम भेज देना चाहिए। लेकिन मुसिन अभी भी जिंदा था, हालांकि उसका चेहरा चोट से पहले ही फूला हुआ था और सिर के बीच में एक गंजा पच भी बन चुका था और तभी उसके आसपास का तालिस्मान टूट जाता है। फिर वोंग सीधा पपेट पर फुल स्पीड में डैश करता है और अपनी पूरी ताकत से उसे पंच करता है। लेकिन जब तक उसका ध्यान पपेट पर था तब तक मुसिन उसके पीछे आ चुका था। मुसिन हवा में कूदता है एक फुल पावर सुपरमैन पंच के साथ वोंग पर अटैक करता है, लेकिन वोंग उसके लिए भी रेडी होता है। दोनों के पंचेस टकराते हैं और जब धूल छोड़ती है तो वोंग के मुंह से 360 डिग्री एंगल में खून का फौरा निकलता है। मुसिन हंसा, उसे लगा कि उसने फाइट को जीत लिया, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वोंग उसके बालों को पकड़ चुका है। मुसिन घबरा जाता है, चीखने लगता है। मेरे बाल, जिन पर वो जोर से 2 बार घंटे आवाजें लगाता है, उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वोंग अब उस पर उल्टा फ्लर्ट करने लगता है जैसे कि कोई अल्टीमेट परवेट हो। तभी सैन उसे थप्पड़ मारने के लिए आता है, लेकिन थप्पड़ मारते ही उसके खुद के हाथ में चोट खा जाता है। वोंग अपने हाथ पर थूकता है और मुसिन को एक जोर का थप्पड़ लगा देता है, लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि मुसिन की स्ट्रेंथ सिर्फ एक नॉर्मल इंसान जितनी थी और उस फुल पावर पंचेस के बाद तो उसे सीधा किंगडम कम भेज देना चाहिए। लेकिन मुसिन अभी भी जिंदा था, हालांकि उसका चेहरा चोट से पहले ही फूला हुआ था और सिर के बीच में एक गंजा पच भी बन चुका था और तभी उसके आसपास का तालिस्मान टूट जाता है। वोंग बहुत ही शौक में रह जाता है। मुसिन उससे कहते कि मैं एक पंच से नहीं गिरने वाला हूँ और फिर मुसिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ अनलेस करता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसकी बॉडी से एक डार्क ऑरा निकलने लगती है। वोंग अभी तक समझ में नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। तब तक मुसिन उसकी ब्लेड स्पीड से अटैक कर देता है। वो वोंग के बॉडी पर कुछ तालिस्मान चिपका देता है और उसे लगभग बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। उसके बाद अपने पपेट को उठाता है और फिर से स्प्लिट बुलेट की बारिश करना शुरू कर देता है। वोंग किसी तरह से उन बुलेट्स को डॉज कर लेता है और पपेट को पकड़ लेता है, लेकिन मुसिन एक स्टिंग से उसे लपेट लेता है और बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता है, एक दीवार में देख लेता है। वोंग फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन मुसिन एक तालिस्मान एक्टिवेट करता है जो कि उसके हाथ को इतना हैवी बना देता है कि उठ भी नहीं पाता और फिर एक स्पेशल तालिस्मान से उस पर बॉम्ब गिरा देता है। मुसिन को लगता है कि इस बार फाइट खत्म हुई, लेकिन जैसे ही आग का धुआं छूटता है उसकी आंखें फट जाती। वोंग ने उसका अटैक एक फ्रीकिंग फावड़े से रोक लिया था। अब मुसिन फुल पावर में चला जाता है और पपेट को एक आखिरी भयंकर अटैक के लिए भेजता है, लेकिन इस बार वोंग तैयार था। वो अपनी सारी एनर्जी बॉडी में भर लेता है और एग्जैक्ट टाइम पर टेलीपोर्ट करके फावड़े लेकर पपेट के मुंह में मार देता है। पपेट वहीं का वहीं टूट जाता है। मुसिन की आंखों के सामने सब कुछ छिन जाता है, लेकिन वोंग वहीं नहीं रुकता, उस स्ट्रिंग को पकड़ लेता है जिससे कि मुसिन पपेट को कंट्रोल कर रहा था। मुसिन सोचता है कि अब तो वोंग उसके हैवी तालिस्मान से हिल भी नहीं पाएगा, लेकिन वो गलत था। वोंग उस स्ट्रिंग को खींचता है और मुसिन को अपनी तरफ घसीट लेता है और फिर टेबल टेनिस की तरह उसे दीवार पर देख देख कर खेलने लगता है। एक फुल पावर का पंच मारकर वोंग स्पिरिचुअल स्ट्रिंग को तोड़ देता है और मुसिन एक दीवार से टकराकर अपना नॉर्मल फॉर्म वापस पा लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वोंग के हाथों से तालिस्मान गायब हो जाता है और फाइट ऑफिशियली खत्म हो जाती है। अब वोंग लड़खड़ाते हुए याओ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए चलना भी मुश्किल होता है और वो लगभग बेहोश हो चुका होता है। तभी उसे पपेट से एक बीप बीप की आवाज सुनाई देती है और मुसिन अचानक से बिल्डिंग के बाहर जंप कर देता है। तालिस्मान यूज करके हवा में तैरता है। वोंग को जीतने के बाद भी मुसिन ने एक बार भी सीरियस नहीं लिया। उसने कहा फर्क नहीं पड़ता कि जीता कौन, आखिर में तो मरना ही है, और उसने तुरंत पपेट के अंदर छुपा हुए बम को एक्टिवेट कर दिया। मर जा वोंग। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वोंग ने पहले उस पपेट को स्पेस रूम में डाल दिया था। अब मुसिन पैनिक में आ गया था, बार बार बम को एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वोंग एक व्हील बैरो पर चढ़कर सीधा बिल्डिंग से कूद जाता है। मुसिन को लगता है कि ये उसका एंड होगा, लेकिन वोंग उसकी तरफ ही जंप करता है और सब कुछ खत्म करने के लिए। मुसिन तुरंत कुछ एक्सप्लोसिव तालिस्मान उस पर फेंकता है, धमाका होता है। वोंग हवा में उछलता है और मुश्किल से एक और क्रेन पकड़कर अपनी जान बचाता है। मुसिन तालिस्मान
से नीचे गिरती हुई बेबिस को कंट्रोल करता है और उन्हें वांग पर मारता है। फिर और बम तलिस्मान उसके आसपास फेंकता है, लेकिन वांग स्मार्टली एक एक्सप्लोजन का यूज करके फुल स्पीड में उसकी वार को काट देता है और उसकी तरफ कर देता है। मुसिन तुरंत समझ जाता है और तुरंत अपनी स्टोन कंट्रोल को हटा देता है। सारी पत्थर वांग के ऊपर गिरती है और एक जोर का ब्लास्ट करता है। वांग खून से लटपट हो चुका होता है, होश खोने लगता है, लेकिन तभी उसे एक और सपना आता है, याओ का सपना, और उसी पल उसके अंदर से एक नई ताकत जाग जाती है। उसके हाथ आग से जल रहे होते हैं, लेकिन वो इन्हें एक वेपन बना लेता है और मुसिन की धज्जियां उड़ा देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं इतनी जोर से कि जमीन टूटकर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, लेकिन उसी वक्त स्पेस क्यूब उसे खींच लेता है और उसे उस डेडली क्रस्ट से बचा लेता है। अगले ही पल क्यूब उसे निकाल देता है। वांग पूरा जला हुआ, खून से लिपटा हुआ, लेकिन अभी भी जिंदा था। बेहोशी में वही बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, याओ। तभी आसमान से बारिश होने लगती है और वांग की आंखें खुल जाती है और वो तुरंत याओ को ढूंढने लगता है, लेकिन उससे सबसे पहले मिलती है जमीन पर कुछ मशरूम्स और लाओ के कपड़े, लेकिन वो खुद कहीं पर दिखाई नहीं देता। वांग को अब उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो सीधा बिल्डिंग में याओ को ढूंढने के लिए चला जाता है। अंदर जाकर उसे मिलता है वो छोटा सा गैंगस्टर हुआ, जिसे कि लाओ को पूरे प्लान में घुसाया था। वो कोने में रो रहा होता है। वांग उससे गुस्से में पूछता है, याओ कहाँ पर है? डर के मारे हुआन एक कमरे की तरफ उंगली करता है। वांग अंदर जाता है और उसे याओ मिल जाती है। खुशकिस्मती से वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जैसे ही वांग उसे यूनिट करता है, याओ कहती है चेयर के नीचे बम लगा है, अगर मैं उठी तो ब्लास्ट हो जाएगा। वो कहती है तुम पहले इससे बच जाओ, लेकिन वांग कहता है कि मैं आज इससे भी बड़े धमाके से बचाऊं। वांग बम को धीरे धीरे चेयर से खींचने लगता है, लेकिन उसी वक्त लाओ बाहर से दरवाजा को लॉक कर देता है। वो हंसता हुआ चिल्लाता है, ये रूम शैन ने इंशेंट किया है, कोई टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। अब वांग और यू उस रूम में बंद होते हैं और टाइमर टिक टिक करता रहता है। क्यूब भी कंफर्म करता है कि टेलीपोर्टेशन नॉट पॉसिबल, लेकिन तभी क्यूब एक और काम का सिग्नल देता है। वो बताता है कि बम के वायर्स का कौन सा सीक्वेंस फॉलो करके काटना है ताकि ब्लास्ट ना हो। वांग बिना टाइम वेस्ट किए वायर्स को काट देता है और तुरंत उस बम को स्पेस में डाल देता है। उसे लगता है कि सब कुछ सेफ है, या उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वांग उसे संभालता है, अब तुम ठीक हो, सेफ हो बिल्कुल। लेकिन जैसे ही स्पेस रूम के अंदर काउंटडाउन 0 होता है, वांग की बॉडी सडनली फ्रीज हो जाती है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वो हिल भी नहीं पाता। याओ घबरा कर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वांग को थोड़ा समझने में वक्त लगता है। उस ब्लास्ट ने पपेट के अंदर छुपे हुए पावरफुल जेम स्टोन को भी एक्टिवेट कर दिया था और उसकी वजह से स्पेस में भी एक बहुत ही बड़ा होल बन गया। वांग अब गंभीर रूप से चोटिल था, लेकिन दूसरी तरफ लाओ फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसका बम अभी काम नहीं आया। वो खुद अंदर आता है याओ को शूट करने के लिए, लेकिन जैसे ट्रिगर दबने वाला होता है, उसका बटलर आकर कहता है कि सर जिन आ गया, हमें भागना चाहिए। लाओ और उसका बटलर तुरंत भाग जाते हैं और जिन रूफ टॉप पर लैंड करता है बिना किसी एफर्ट के कंक्रीट के अंदर से फेस करके। ये सब के बीच में बेहोश याओ वांग के ऊपर गिर जाती है और वांग धीरे से उठता है और उसके दिमाग में एक सवाल है, क्या मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकता हूँ? लेकिन उसी वक्त जिन रूम के अंदर आता है और कहता है कि हॉस्पिटल इसे नहीं बचा सकता, पर मैं बचा सकता हूँ। जिन तुरंत याओ को वांग से टेलीपोर्ट कर देता है और बिना कुछ कहे बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। वांग चीखता है, रुको, मैंने वादा किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। जिन मुड़कर कहता है कि तुम अभी खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो और वो विंडो से जंप कर जाता है। वांग चिल्लाता हुआ विंडो तक दौड़ता है याओ, और तभी उसे एक झलक दिखाई देता है जिन का डोमेन एक्सपेंशन। जिन कहता है कि तुम्हें याओ के बारे में कुछ नहीं पता और न ही इस सुपर ह्यूमन दुनिया के बारे में, लेकिन मुझे पता है और मैं इसे खत्म करने के लिए जा रहा हूँ।